नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1937 में फेडरल न्यायालय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 से लागू होता है और भारत का जो संविधान अंगीकृत है वो 26 नवंबर 1949 से होता है। लेकिन संविधान जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 से होता है। उसके 2 दिन बाद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से पावर में आ जाता है। अब देखिए, इस क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी उसकी अधिकार हैं, जितने भी उसकी शक्तियां हैं और उसके जो न्यायाधीश है कौन लोग बनते हैं और न्यायाधीशों को कितनी सैलरी मिलती है और न्यायाधीशों पर क्या इम्पीचमेंट लगता है या नहीं लगता है, सारे के सारे बिंदुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको शेयर भी दोस्तों करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो अपने देश के अंदर दोस्तों देखिए, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय प्रणाली है। अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है वो दोहरी न्याय प्रणाली है, लेकिन हमारे देश के अंदर दोस्तों एकीकृत न्याय प्रणाली पाई जाती है। देखिए, अगर मैं न्याय व्यवस्था की बात करूं तो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो एक है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और इससे नीचे दोस्तों आता है हाई कोर्ट, जो कि प्रत्येक राज्य के अंदर है। लेकिन हमारे देश में इस टाइम 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं भाई? 24 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए 24 उच्च न्यायालय कैसे हैं, क्योंकि कई राज्यों के एक जगह कंबाइन करके हाई कोर्ट भी बनाए गए हैं। अब इसके बाद में आते हैं दोस्तों जिले स्तर पर। प्रत्येक जिले के अंदर आपको छोटे छोटे जो कोर्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे प्रत्येक जिले में एक मिलेगा जिला एवं सत्र न्यायालय, आपने देखा होगा, और मुंसिफ न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होता है। अब ग्राम स्तर में क्या है भाई? ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में है न्याय पंचायत स्तर पर भी आपको थोड़ी थोड़ी पंचायतों के द्वारा न्याय कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यायालय देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली है, देखिए भारत की संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका की न्यायपालिका की तरह दोहरी नहीं है। जो भारत की संघात्मक शासन प्रणाली है अमेरिका की न्यायपालिका की तरह दोहरी नहीं है। भारत के अंदर संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में एकल न्यायपालिका है। हमारे देश के अंदर सिर्फ एकल न्यायपालिका ही दोस्तों पाई जाती है। भारत में आपने अभी देखा है पिरामिड के समान संरचना बनी हुई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है और उच्च न्यायालय उसके नीचे है, और उसके बाद में जिला स्तर पर हम आ जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि देखिए हमारे देश में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, तो 1937 में फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई थी और 1937 से 1950 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिविलेज में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। देखिए, इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था, क्योंकि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो शुरुआत थी वो 1937 में हुई थी और ये 1950 तक कार्यरत है, जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में नहीं आता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन तो हो जाता है। आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, लेकिन जब मूल संविधान बना था तो उस टाइम दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो ओनली 8 थी, जिसमें सीजेआई की अगर मैं बात करूँ सीजेआई 1 था और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन समय समय पर इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या है वो बढ़ाई गई, और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वर्तमान में हमारे देश में कुल मिलाकर देख सकते हैं आप 34 जो है मुख्य न्यायाधीश, 34 जो है न्यायाधीश हैं, जिसमें एक सीजेआई है और बाकी अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, समय समय पर इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए आर्टिकल 124 कहता है कि भाई भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, और आर्टिकल 124 के फर्स्ट में कहा गया कि संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती जब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है भाई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे जब तक संसद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करती है, जब तक कानून बनाकर संसद इनकी संख्या में वृद्धि नहीं करती है, तब तक यही होंगे शुरू में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए शुरू में हमारे देश में अगर न्यायाधीशों की बात करता हूं मैं तो 1950 में जो मूल संविधान था उस टाइम एक सीजेआई थे और आपके 7 अन्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 8 थे। उसके बाद में 1956 में ये संख्या बढ़कर हो जाती है दोस्तों 11, 1960 में ये संख्या बढ़कर हो जाती है 14, 3 बड़े, 1970 की बात करी जाए तो ये संख्या हो जाती है 18, और 1986 की बात करी जाए तो ये संख्या हो जाती है दोस्तों 26, और उसके बाद में 2009 में देखिए 2009 में होती है 31,
2009 में ये संख्या आपकी कहाँ पहुँचती है 31 में, और 2019 में वर्तमान सरकार में ये संख्या आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों। देखिए वर्तमान सरकार की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को अब 34 कर दिया है, जिसमें एक आपके CJI और 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने के लिए मिलेंगे। और देखिए ये सारे के सारे नियम संसद जब कानून बनाती है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है तभी ऐसा हुआ है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में CJI सहित कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे दोस्तों? 8। और ऐसा संविधान में कहा भी गया था कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं करती है तब तक यही न्यायाधीश रहेंगे। और समय समय पर संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने का काम किया है। 2009 में 31 न्यायाधीश होते हैं, और जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार, इसमें हमारे जो न्यायाधीश हैं वो हैं 34, एक CJI, बाकी 33 अन्य है। अब देखिए अब न्यायाधीशों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ जज, कौन व्यक्ति जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका जज बन सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। देखिए आर्टिकल 124 का भाग 3, आर्टिकल 124 का भाग 3 कहता है भाई वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। आर्टिकल 124 का भाग 3 कहता है कि वही व्यक्ति एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जो ये वाली योग्यताएं रखता है, जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भाई भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसी उच्च न्यायालय या भाई अगर मैं किसी हाई कोर्ट की बात करूं तो उसने हाई कोर्ट में या दो या दो से अधिक न्यायालयों में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। वह व्यक्ति देखिए उच्च न्यायालय का, या तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, या फिर दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक अगर वो न्यायाधीश रहता है तो भी वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अगर वो अधिवक्ता भी रहता है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब देखिए भारत में सिर्फ जो इंदु मल्होत्रा हैं वो भाई अधिवक्ता से जज बनने वाली पहली एक तरीके से न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इंदु मल्होत्रा ऐसी हैं जो अधिवक्ता से डायरेक्ट जज बनी है, ठीक है भाई। तो ऐसे व्यक्ति जज बनते हैं जिनके अंदर ये क्वालिफिकेशन होती हैं, और राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून का ज्ञाता हो, विधिवेत्ता हो। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के जज दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 124 का भाग 2 कहता है, आर्टिकल 124 का 2 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने का जो पावर होती है, जो अधिकार है, वो भारत के राष्ट्रपति को है, और ऐसा आर्टिकल 124 का भाग 2 कहता है। अब देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर मैं बात करता हूं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या हुई। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऐसा समझ लीजिए मैंने आपको बताया था भाई, अगर भारत का राष्ट्रपति बाहर जाता है तो जो राष्ट्रपति का जो पदभार ग्रहण करने का काम है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति भी अगर किसी कारणों से बाहर चला जाता है तब राष्ट्रपति का जो पदभार है वो CJI करता है। कौन करता है दोस्तों? CJI। अब CJI भी अगर कहीं चल जाते हैं तो क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब दोस्तों जो आपके CJI हैं वो राष्ट्रपति पद पर चले जाते हैं तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 कहता है कि जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी भी कारण से आप उसके कर्तव्यों का, वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में अगर असमर्थ है, तब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति, अगर दोस्तों राष्ट्रपति नहीं होता तो वरिष्ठतम चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जिसे चुनता है वो इस कर्तव्यों का पालन करता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की कंडीशन कैसे होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश,
अब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है भाई, आर्टिकल 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में। आर्टिकल 127 देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में इसमें बोला गया है, जब भी सर्वोच्च न्यायालय में सत्र सेशन चल रहा हो, देखिए यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए कोरम न हो, अगर सर्वोच्च न्यायालय में हमें हमें सत्र आयोजित करना है और उसके लिए हमारे पास में पर्याप्त कोरम नहीं है, तब जाकर आप तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तब जो सीजेआई होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। देखिए सीजेआई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, और ऐसा जब होता है जब भी सेशन चलाने के लिए कोरम पर्याप्त गणपूर्ति न हो। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि पर्याप्त कोरम न होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को लिया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हों। इस नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना जरूरी है। ठीक है, जब भी अगर बात की जाती है तदर्थ न्यायाधीशों की, तो आप ध्यान रखना है आपको कि तदर्थ न्यायाधीश वही व्यक्ति बनेंगे, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्यता रखते हों, वो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। आप जिस भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश लेना चाहते हैं तो आपको उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। देखिए जिस राज्य से आप लेना चाहते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना, कंसल्टेशन करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, देखिए ये जो प्रक्रिया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया अभी, देखिए अगर मैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है कि जब भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो वो गणपूर्ति न हो, जब भी सेशन चलाना हो और हमारे पास में पर्याप्त संख्या ना है, गणपूर्ति नहीं है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और जिस हाई कोर्ट से आप तदर्थ न्यायाधीश लेते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होता है। और देखिए ये जो प्रक्रिया है तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से दोस्तों ली गई है। फ्रांस का संविधान नेपोलियन जहां से संबंधित था, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए उच्च न्यायालय में नहीं है। देखिए तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। और तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पॉसिबल है, वो हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों पॉसिबल नहीं है। और ऐसी प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की गई है, फ्रांस का संविधान। अब देखिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो अवकाश पर चले जाते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। देखिए दोस्तों उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। देखिए आर्टिकल 128 कहता है, आर्टिकल 128 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, आर्टिकल 128 में यह अवधारणा दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सीजेआई है मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के, देखिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय और जो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए हैं, देखिए जो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए हैं उन लोगों से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का एक तरीके से रिक्वेस्ट अनुरोध की जा सकती है। और देखिए इसमें दोस्तों जब भी वो स्वीकार करते हैं ऐसा अनुरोध, तो उनकी जो सैलरी है और उन्हें जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा एक तरीके से अनुमोदित होते हैं। देखिए यदि ऐसा व्यक्ति अनुरोध स्वीकार कर लेता है तब वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्तों को पाने का अधिकारी होगा। जो राष्ट्रपति उन्हें वेतन और भत्ते देने के लिए एक तरीके से नियम बनाएंगे तो वो राष्ट्रपति द्वारा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए, जितना राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त अधिकारिताएं और शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु वह उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। और उसे पावर और शक्ति वही मिलेंगी लेकिन वो उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज
हाई कोर्ट के जज जो एक तरीके से रिटायरमेंट पा लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, देखिए जो सीजेआई हैं हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उन लोगों से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, और वह व्यक्ति अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते पाने के वो हकदार होते हैं। ठीक है, उन्हें पावर दी जाती है, लेकिन दोस्तों उन्हें एक तरीके से न्यायाधीश नहीं समझा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं न्यायाधीशों की पदावधि की बात करूं, टाइम पीरियड की, तो आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो 65 साल तक, देखिए कोई भी व्यक्ति जो 65 साल तक की आयु प्राप्त कर ले, 65 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। ठीक है, देखिए अगर मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति जब तक 65 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है वह जज पद पर रह सकता है। अब देखिए वह किसी भी समय अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता है तो इसके अलावा भी दूसरी प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति 65 साल तक की उम्र तक जज रहेगा, लेकिन अगर वो 65 साल की उम्र तक जज नहीं रहना चाहता तब वह खुद भी त्यागपत्र दे सकता है हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, देखिए वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र से अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति को आपको लेटर देना है और आपके हस्ताक्षर होने चाहिए उसमें, आप अपना कभी भी पद त्याग सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायाधीश होता है वो किसे त्यागपत्र देता है, जो न्यायाधीश होता है वो किसे अपना त्यागपत्र देता है। कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र दे सकता है और अपने पद से मुक्त हो सकता है। बाकी देखिए अगर न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अब देखिए सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से, देखिए संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन द्वारा प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से भाई, विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और देखिए विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत होता है सदन की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने के 2/3 सदस्यों के बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन में जितने सदस्य हैं, मतदान करने वाले उनके 2/3 सदस्य अगर वोटिंग करते हैं तब ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, देखिए कोई व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रहा है, अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में वकालत प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, किंतु उसे राज्यपाल या राजदूत, एम्बेसडर जैसे सम्मानजनक पद दिए जा सकते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक तरीके से जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे कानून का ज्ञाता माना जाता है। अगर वो छोटे छोटे न्यायालयों में जाएगा तो वहाँ देखिए दोस्तों अगर वो कोई केस हारता है तो उसकी योग्यता पर प्रश्न भी उठ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से कानून के ज्ञाता होने का दर्जा था। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो अन्य छोटे छोटे कोर्टों में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसे अन्य पद दिए जा सकते हैं, जैसे राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर एम्बेसडर भी बनाया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए न्यायाधीशों पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ जज। देखिए अगर यहाँ इम्पीचमेंट की बात करी जाती है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, भारत में आज तक ऐसी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है जो अभी तक कोई व्यक्ति भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया हो। लेकिन ऐसी प्रक्रियाएं 1-2 बार शुरू की गई थी जिसे कारणवश पहले ही हटा लिया गया था। अब देखिए मैं इम्पीचमेंट की बात कर लेता हूं। यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार, अगर किसी न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार या अक्षमता या सावित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश को पदमुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो निम्न प्रकार है। देखिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य। देखिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को संबंधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। ये पहली स्टार्टिंग है, लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य। ठीक है भाई, एक तरीके से सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक तरीके से ज्ञापन संबंधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या, ठीक है भाई,
लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के सभापति को दिया जाता है। राष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है उसमें, लेकिन ये प्रस्ताव किसे दिया जाता है भाई, या तो लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को, या फिर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को। ठीक है भाई, आगे इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है, और इसका जो अन्वेषण है, इसकी जो जांच है वो 3 समिति करती है, 3 लोगों की समिति करती है। इसमें से 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 1 प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। और इसमें कौन कौन होते हैं भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश और 1 विधिवेत्ता जो कानून का ज्ञाता हो। ये 3 लोग इस प्रस्ताव का अन्वेषण करते हैं। देखिए, इस प्रस्ताव का जो अन्वेषण है वो 3 लोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इम्पीचमेंट की बात करी जाती है, जब भी एक तरीके से हटाने की बात होती है मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, जब भी देखिए न्यायाधीशों पर महाभियोग की बात होती है, यहाँ मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कोई भी न्यायाधीश क्यों ना हो, जब भी न्यायाधीश को हटाने की बात हो तो लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 एक तरीके से एमपी राष्ट्रपति को संबोधित कर या तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें, या फिर जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्हें अपना प्रस्ताव सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसका जो प्रस्ताव है, इसकी जो जांच करती है वो 3 लोगों की समिति करती है, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और 1 कानून का ज्ञाता होता है, विधिवेत्ता होता है, एक प्रख्यात जो फेमस विधिवेत्ता हो। आगे देखिए, दोस्तों, यह समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है। अगर यह समिति पाती है कि न्यायाधीश जो है कदाचार का दोषी है, या न्यायाधीश असमर्थ है, या न्यायाधीश क्या है दोस्तों, असमर्थ है। अगर न्यायाधीश असमर्थ है तो प्रस्ताव समिति की प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए सदन में ग्रहण किया जाता है, जिसमें प्रस्ताव लंबित होता है। ठीक है, यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल संख्या, यदि जो प्रस्ताव है उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। कम से कम 2/3। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हो तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कम से कम लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को ऐसा अनुमोदन, एक ज्ञापन देते हैं, एक प्रस्ताव देते हैं, और उसका जो जांच है वो 3 लोगों की समिति करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज और 1 प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। एक प्रख्यात विधिवेत्ता कानून का ज्ञाता होता है। और यह समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है, तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए, ये प्रक्रिया स्टार्टिंग की थी दोस्तों, आगे की प्रक्रिया ये है। तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित होता है। यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 कम से कम 66% द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाता है। जब राष्ट्रपति समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तब जाकर न्यायाधीश हटता है। तो न्यायाधीश के जो हटने की प्रक्रिया है, देखा आपने कितनी जटिल है। इसलिए दोस्तों, आज तक भारत में कोई भी न्यायाधीश इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटा है। ठीक है, अगर मैं न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी चाहिए। देखिए, जब भी यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायाधीशों पर, वो संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी चाहिए। अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, देखिए अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। बाकी देखिए, संविधान निर्माण के बाद अब तक केवल एक बार 1992-93 में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी, देखिए बी रामास्वामी थे, उन्हीं के विरुद्ध इम्पीचमेंट लाने की प्रक्रिया हुई थी। बी रामास्वामी के विरुद्ध पद से हटाए जाने हेतु संसद में प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इम्पीचमेंट लगा नहीं था दोस्तों। तो प्रक्रिया प्रारंभ करने की जो प्रोसेस है, कम से कम लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50, ये प्रक्रिया प्रारंभ करने की दोस्तों प्रोसेस है। ठीक है भाई, प्रारंभ हुई थी। यद्यपि समिति में न्यायाधीश को दोषी पाया गया, परंतु शासक दल था उसने प्रस्ताव वापस ले लिया, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अतः भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक किसी न्यायाधीश को उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं फरवरी 2009 में, अभी रिसेंटली की बात है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सौमित्र सेन, देखिए सौमित्र सेन की अगर मैं बात करूं तो इनके विरुद्ध राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संसद में उन्हें पद से हटाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में दूसरी बार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संसद में प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
ऐसा 2009 में हुआ है और इनका जो नाम है सौमित्र सेन है। तो दोस्तों आपको ये जानकर बहुत अच्छी तरीके से, एक मिनट दोस्तों, अब देखिए शपथ की बात कर लेते हैं, ओथ और अफर्मेशन। देखिए न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, देखिए जो भी न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो नहीं शपथ लेने का कार्य करते हैं। तृतीय अनुसूची में प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। तो शपथ जो है वो तृतीय अनुसूची में है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ भी मिला कि शपथ जो है वो कौन सी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित है। शपथ ग्रहण करता है। इस प्रारूप में न्यायाधीश निम्नलिखित बातों की शपथ लेता है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। देखिए मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय और पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो ये देखिए ये जो है दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। और शपथ जो है वो किसके समक्ष ली जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। और जो शपथ है ओथ है वो तीसरी अनुसूची में की अनुसार ही दोस्तों ली जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की मैं बात कर लेता हूं कि न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं। देखिए यहाँ न्यायाधीश के वेतन भत्ते की बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। जो संसद विधि कानून द्वारा निर्धारित करे वो ही न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। और ऐसा आर्टिकल 125 में है। कौन से में? आर्टिकल 125 जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संशोधन अधिनियम 2009 के तहत उस टाइम 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपए थी। और जो हाई कोर्ट है और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन था दोस्तों वो 90,000 रुपये था। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन था 1 लाख रुपए और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो उनका वेतन था 90,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है CJI है उसका वेतन 1 लाख और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर मैं इस वेतन की बात करूं तो ये वेतन आपका वर्तमान में 2,80,000 रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपये है। ठीक है, वर्तमान सरकार ने ये सैलरी आपकी बढ़ाई है। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में एक बढ़ोतरी की गई है जो इस प्रकार है। देखिए वर्तमान में 2.5 लाख रुपये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये वेतन दिया जाएगा। अब देखिए भारत में जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता है वो कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से या केंद्र की संचित निधि से? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, यहाँ न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है और पेंशन भी मिलता है। देखिए वेतन भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। जो न्यायाधीशों का वेतन भत्ता और पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। आर्टिकल 125 ऐसा कहता है। देखिए आर्टिकल 360 क्या कहता है? भाई वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। अगर 360 के तहत वित्तीय आपातकाल हो जाता है तब जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती की जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पेंशन की जो शुरुआत हुई है, दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति जिसे बोलते हैं ग्रेजुएटी की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। देखिए अगर मैं न्यायाधीशों की ग्रेजुएटी की बात करता हूं तो ग्रेजुएटी जो है 1976 में की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ देख लेते हैं, जो न्यायाधीश हैं उनके संबंध में कुछ विशेष जो कारण है उन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए अगर मैं भारत के संघीय न्यायालय की बात करता हूँ, संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेयर थे। जो फेडरल न्यायालय बनाया था 1 अक्टूबर 1937 को,
देखिए जो हमारे संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट था उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गेवेयर। सर मॉरिस गेवेयर भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। भाई एम हिदायतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। और जो एम हिदायतुल्लाह है ये इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार भी ग्रहण दोस्तों किया हुआ है। ठीक है, वे अब तक एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और एम हिदायतुल्लाह अब तक के इतिहास में सिर्फ ऐसे अकेले एक तरीके से ऐसे अकेले न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे दिन तक काम करने वाले व्यक्ति हैं वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु। वाई.वी. चंद्रचूड़ का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने 7 साल 4 महीने 20 दिन तक काम किया है। दूसरा स्थान भुवनेश्वर प्रसाद का है जिन्होंने 4 साल 4 महीने तक ही काम किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लोग 4 साल 4 महीने काम करने वाले व्यक्ति दूसरे नंबर पे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपने देश के अंदर न्यायाधीश उन लोगों को बनाया जाता है जिनकी उम्र जो है ना हाल ही के अंदर 65 साल होने वाली है। ऐसा समझ लीजिए हमेशा 64 साल के व्यक्ति को, 63 साल के व्यक्ति को या फिर 63.5 साल के व्यक्ति को ही न्यायाधीश बनाया दिया जाता है, जिससे वो बहुत कम समय तक अपने पद पर बना रहे, उसके बाद में चले जाएं। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन तक काम करने वाले न्यायाधीश हैं के.एन. सिंह। कौन से न्यायाधीश हैं भाई दोस्तों? के.एन. सिंह जो है सबसे कम दिन तक काम करने वाले व्यक्ति हैं। कमल नारायण सिंह वे दूसरे स्थान पर न्यायाधीश एस. राजेंद्र बाबू और तीसरे स्थान पर न्यायाधीश बी. पटनायक है, 40 दिन है। अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश कौन सी हैं? देखिए अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी सीजेआई नहीं बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीश जो सीजेआई से अलग अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 34 न्यायाधीश हैं करंट में, जिसमें एक सीजेआई है, बाकी 33 हैं। 33 में और महिलाएं अब तक बन चुकी हैं, जिसमें आपने नाम सुनाया अभी फातिमा बीबी, और फातिमा बीबी प्रथम महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। बाकी न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमापाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। देखिए इंदु मल्होत्रा वो मैंने आप अभी बताया था, ये एक दोस्तों एडवोकेट से, ये अधिवक्ता से डायरेक्ट जज बनी है। ठीक है, ये जज बनी है डायरेक्ट। और आगे देखिए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति बी नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज हैं न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। उन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। देखिए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश तो बन चुकी है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है उसकी जो मुख्य न्यायाधीश है अब तक कोई भी महिला नहीं बनी है। अब इंदु मल्होत्रा की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी पहली अधिवक्ता है जो वकालत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई है। अब देखिए 37वें मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करता हूं, के.जी. बालकृष्ण दोषी भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश हैं के.जी. बालकृष्णन। अब देखिए 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एस. कपाड़िया, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.एस. कपाड़िया, और ये 38 में है दोस्तों। देखिए 38वें मुख्य न्यायाधीश जो है एच.एस. कपाड़िया, ये स्वतंत्र भारत में 1950 के बाद 1947 के बाद, स्वतंत्र भारत का मतलब है 1947 के बाद में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति हैं एच.एस. कपाड़िया, जो कि 38वें सीजेआई हैं। 17वें देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 17वें मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती भारत में लोकहितवाद की प्रेरणा कहे जाते हैं। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। देखिए PIL की जो शुरुआत की है वो किसने की है? पी.एन. भगवती ने PIL की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे एक एक करके बताए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।